जय हिंद। आज हम लोग क्लास 11th के एक न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन में लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगे। 3 से 4 वीडियो हम आपको कंप्लीट कर देंगे और साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड होते हुए चलेंगे, है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग एक न्यू चैप्टर यानी ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन है ना। और ग्रेविटेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक होंगे आपका न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे मेरे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये है कि दो बॉडीज के बीच लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे, दो बॉडीज के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे, ये हमें जानने हैं। तो इसके लिए हमने यहां पे दो ऑब्जेक्ट लिए। एक का मास हमने m1 माना और एक का मास हमने m2 माना, है ना। यहां पे कोई हमने दो ऑब्जेक्ट लिए या कहो कि दो हमने मास लिए। एक मास को हमने m1 माना और दूसरे मास को हमने m2 माना और दोनों मास का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो r है और दोनों बॉडीज के बीच लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स F है। ये बातें ध्यान रखोगे कि यहां पे मैंने जो डिस्टेंस r लिया है वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है। कुछ लोग मिस्टेक ये कर जाते हैं कि एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है और ये डिस्टेंस r है, तो ये गलत हो जाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना। डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होने चाहिए, है ना। तो यहां पे हमें निकालना है कि इस दो बॉडीज के बीच होने वाली ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे, या अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होंगे, या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे। तो अट्रैक्शन के लिए ही मैंने यहां पे एक बॉडी को बड़ा रखा और दूसरी बॉडी को क्या रखा, छोटा, है ना। अब यहां पे जो बॉडी बड़ा है उस बॉडी को मैंने m1 माना और जो बॉडी छोटा है उस बॉडी को मैंने क्या माना, m2। अब एक बात है, मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कि m1 बॉडी का जो मास है वो 40 kg है, कितने kg है, 40 kg। क्या बात है, आपको समझ में आ रहा है। m1 मैंने ये माना है कि मान लीजिए कि m1 के मास 40 kg है, तो इस पे लगने वाली फोर्स भी जो होंगे वो कितने न्यूटन के होंगे, 40 न्यूटन के। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स जो लगेंगे वो तो मास को देखकर लगेंगे, जैसा मास वैसा फोर्स। क्या बात है, समझ में आ रहे हैं। तो मास जब 40 kg का था तो इसमें मैंने कहा कि जैसा मास वैसा फोर्स। अगर मैं मास को 40 से 50 कर दूं तो फोर्स भी 50 हो जाएंगे। मास को अगर मैं 60 कर दिया तो फोर्स भी 60। मास को मैंने 70 करा तो फोर्स भी 70। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि मास के बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहे हैं, मास के बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहे हैं। तो कहेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 और इस इक्वेशन को कितना मान लेते हैं, 1। आइए देखते हैं दूसरी बातें। m2 जो था ये छोटा बॉडी था, स्मॉल बॉडी था, और मान लेते हैं इसका जो मास है वो कितना kg, 10 kg। तो जैसा मास वैसा फोर्स भी 10 न्यूटन। और 10 से कितना करा, 20, तो ए भी 20 से कितना करा, 30, तो ए भी कितना, 30, ये कितना, 40, तो ए भी 40। तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि मास के बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहे हैं। तो m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स और इस इक्वेशन को कितना मानेंगे, 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो क्या पाओगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2। क्या मेरे बातें समझ में आ रहे हैं। दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या पाओगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2। यानी मास के बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से, मास के बढ़ाने से
क्या बढ़ता है, फोर्स। इसलिए मैंने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2, जैसा मास वैसा फोर्स, जैसा मास वैसा फोर्स। मास को बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? मास को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएंगे, फोर्स। अब ध्यान देना है ये है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? स्वाभाविक है अट्रैक्शन होंगे। और जब अट्रैक्शन होंगे तो देखिए अट्रैक्शन में दूरी क्या होता है, घटता है। दूरी घटा मतलब फोर्स बढ़ा, है ना। अब देखिए मान लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसा होता, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसा होता तो यहां पे रिपल्सन होता, रिपल्सन होता। और रिपल्सन में तब क्या होता कि दूरी बढ़ेगा पर फोर्स घटेगा, है ना। लेकिन यहां पे एक बॉडी छोटा दूसरा बॉडी बड़ा, तो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होते, और अट्रैक्शन में दूरी घटा मतलब फोर्स बढ़ा। क्या बातें समझ में आ गए? तो मास के बढ़ाने से फोर्स बढ़ते हैं, पर फोर्स के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता नहीं है बल्कि डिस्टेंस घटता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस। क्या बातें समझ में आ गई? अट्रैक्शन में दूरी घटा लेकिन फोर्स बढ़ा, तो मास के बढ़ाने से फोर्स बढ़ा, पर फोर्स के बढ़ने से डिस्टेंस घटा। इस इक्वेशन को 1 माना और इस इक्वेशन को 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2। मास को बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है, पर फोर्स के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता नहीं है, डिस्टेंस घटता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं, प्रोपोर्शनल का हटाऊं तो कांस्टेंट आएंगे। कांस्टेंट क्या आएंगे? जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। तो F बराबर जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? F बराबर जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए वेयर G इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्क्वायर। अब देखिए वही भी छोटा सा हेडिंग बनाएंगे कि यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट जी, कि यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट जी, है ना। एक बात बताइए, F बराबर अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, F बराबर अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, पर मुझे g का यूनिट और डायमेंशनल जानना है। तो यहां से अगर हम g को निकालते हैं, क्या ये क्रॉस मल्टीपल होगा? F इंटू r स्क्वायर बाई m1 m2, है ना। चलिए SI यूनिट ऑफ G, दूसरा CGS यूनिट ऑफ G, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, है ना। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, और दूरी को मेजर मीटर में, और तो यहां पे आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। पर मास का यूनिट केजी, मास का यूनिट केजी, तो केजी केजी मिलकर क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। न्यूटन से छोटा डाइन, मीटर से छोटा सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी से छोटा ग्राम स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और सीजीएस हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल ml t के पावर -2, डिस्टेंस का, मास का सर डायमेंशनल m होता है, लेंथ का l, टाइम का t, डिस्टेंस का l, तो ये हो जाएगा l का
स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस कल तो यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, और मास का डायमेंशनल m, तो हो जाएगा m इंटू m। एक m से एक m पहले कटेगा, नीचे के एगो m बचा, एगो m प्लस में, प्लस वाले को ऊपर ले जाइए -1। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? एक m से एक m कट गया तो प्लस m ऊपर ले जाइए -m। L2 और एक L मिलकर क्या होगा? L2 और एक L मिलकर क्या होगा? L3 t के पावर -2, है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। और g का सर जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिएगा कहीं। g का वैल्यू जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस between two masses, if the distance between two masses is doubled, then the gravitation force is। देखिए आपके क्वेश्चन में सर लैंग्वेज आपके कुछ और भी हो सकते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बात यहां पे समझेंगे कि कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, दो मासेस को डबल कर दिया जा रहा है। दो मासेस को क्या कर दिया जा रहा है? डबल। तो दो मासेस को डबल करने के बाद ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे? दो मासेस को डबल करने पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे? तो एक बात ही मुझे बताइए, क्या आपने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला ये जान रखा है कि Gm1m2/r² होता है? क्या आपको पता है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है? तो आपका यहां पे याद रखिएगा, कभी कहेगा कि मास को डबल कर दीजिए, डिस्टेंस को भी डबल कर दीजिए, कभी सिर्फ कहेगा कि डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए। तो मास को डबल कर दीजिए, डिस्टेंस को डबल कर दीजिए, या डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा आप पहले F बराबर ये फॉर्मूला लिखिएगा और दोबारा से आप लिखिएगा कि F डैश बराबर G, ये हमेशा रखिएगा। क्वेश्चन कुछ भी रहे, कुछ भी हम चेंज करें, ये फिक्स है। जो भी करना है आपको इसमें करना है। जैसे F डैश बराबर G, मासेस को बोला गया है डबल करने के लिए, तो 2m1 2m2/r²। तो एक बात हमें बताइए, F डैश बराबर G, 2 2 जा 4, तो 4m1 m2/r²। तो एक बात है मुझे बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F डैश बराबर 4, पहले मैंने 4 लिखा, पहले 4 लिख दिया, और फिर क्या हो जाएगा Gm1 m2/r²। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? अब एक बात हमें बताइए, क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है ना? F बराबर Gm1 m2/r², तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 4f। F डैश बराबर क्या हो जाएंगे? 4f। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप यहां पे सीख जाते हैं 11th में, तो मैं बता दूं कि सेम क्वेश्चन आप पढ़ोगे क्लास 12th, जब आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्टिंग में जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स जब पढ़ोगे, वहां पे भी सेम न्यूमेरिकल, कहीं कोई बदलाव नहीं, बस सिर्फ वहां पे बदलाव ये होंगे कि वहां पे फॉर्मूला आएंगे K1 Q2/r²। जहां पे आप मास को डबल किए हैं वहां पे आपको चार्ज को डबल करने होंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आए कि जब भी मैं क्वेश्चन बदलूं ये फिक्स रहेंगे, जो भी चेंज करना होगा आपको इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसको खैर स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए
क्या स्क्रीनशॉट हो गए? दूसरा क्वेश्चन डालूं, ले लिखिए। क्वेश्चन है दूसरा कि इफ द डिस्टेंस between them is doubled and mass is doubled, then the new gravitation force क्या करे क्वेश्चन कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, यानी डिस्टेंस को डबल कीजिए, एंड मास इज डबल, मास को भी आप डबल कीजिए, तो देन द न्यू ग्रेविटेशन फोर्स, कि न्यू ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ मास को ही डबल किया गया था, और अभी आपको डिस्टेंस को भी डबल करने, मास को डबल करने के साथ साथ डिस्टेंस को भी क्या करना है, डबल करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, चलिए, उम्मीद है कि आपने प्रयास करा होगा। चलिए, आपको मैंने क्या कहा था कि एफ बराबर ये फॉर्मूला लिखिएगा, Gm1m2/r²। बस एफ डैश जो चेंज करना है वो इसमें करना है, मास को डबल तो 2m1 2m2, और डिस्टेंस भी डबल, तो डिस्टेंस भी डबल यानी 2r, डिस्टेंस डबल यानी 2r का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू जी रहेगा 4m1 m2/2 का स्क्वायर है 4r²। क्या 4 से 4 कैंसिल होंगे, तो एफ डैश बराबर फॉर्मूला क्या आएंगे, Gm1m2/r²। तो क्या एफ डैश बराबर Gm1m2/r² किसका फॉर्मूला होता है, एफ का। क्या इसके बराबर एफ लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। इफ the distance between two masses is halved, then the gravitation force, क्या कह रहा है कि if the distance between two masses इज हाल्व्ड देन द ग्रेविटेशन फोर्स। चलिए कोशिश करेंगे। अगर आपको क्या करें कि मास को हाफ कर दीजिए, मास को क्या कर देना है, हाल्फ कर देना है आपको, तो बताइए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे। चलिए वीडियो को रोकेंगे और खुद से बनाने के प्रयास करेंगे। चलिए मिलाइए, एफ बराबर फॉर्मूला Gm1m2/r², एफ डैश इज इक्वल टू जी होंगे, और मास को हाफ करने हैं आपको, तो m1/2 इंटू m2/2/r²। यही करना था ना गुरु। एफ डैश इज इक्वल टू क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि Gm1m2/4r² है ना सर। ये कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, डिवाइड में ही तो था, तो यहां पे मैंने ले गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 Gm1m2/r²। तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू Gm1m2/r², Gm1m2/r² बराबर एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू f/4। क्या बात है, समझ में आ गया। जहां तक मुझे लग रहा है कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो फिक्स है, ये आपको लिखने ही होंगे। बातें समझ में आ रहे हैं ना। जो भी चेंज करना है वो आपको इसमें करना है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है अस्कलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अस्कलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट surface of the earth। acceleration due to gravity at surface of the earth, यानी अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी क्या होंगे, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी क्या होंगे, यही मुझे निकालने है ना। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये मेरा अर्थ है, मान लेते हैं ये मेरा अर्थ है और ये अर्थ का क्या है, सेंटर। ये अर्थ का क्या है, सेंटर। ये क्या है मेरे अर्थ और ये अर्थ का सेंटर। सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, आर, या ये कहो कि अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का रेडियस क्या है, आर। क्योंकि ये अर्थ है इसलिए अर्थ के इस वाले मास को हम कैपिटल एम से दर्शाएंगे। और मुझे यहां पे ग्रेविटी जानना है, अर्थ के सरफेस पे, यहां पे मुझे क्या जानना है, ग्रेविटी। तो यहां पे आपके स्मॉल एम है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए अभी आप पढ़ोगे कि ये अर्थ का सेंटर है, अभी आप पढ़ रहे हो कि सरफेस पे ग्रेविटी क्या है, सरफेस पे ग्रेविटी क्या होते हैं। आगे जब पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे कि सरफेस से ऊपर यानी एबव सरफेस कि यहां पे ग्रेविटी क्या होंगे। फिर आप सरफेस से नीचे जानोगे, बिलो सरफेस। कौन सा सरफेस, बिलो सरफेस, है ना। आपको ये सभी भी के जगह पे भी ग्रेविटी निकालने के लिए बताए जाएंगे। पर मुझे जो अभी ग्रेविटी निकालने हैं वो ग्रेविटी सरफेस तक का निकालना है। क्या मेरे बातें समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम। अभी हम लोग अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी निकाल रहे हैं, है ना। तो अब फिर हम लोग जानेंगे कि अबव सरफेस पे ग्रेविटी क्या होंगे, बिलो सरफेस पे ग्रेविटी क्या होंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि m का मतलब मास ऑफ द अर्थ है और अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg। r का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, है ना। और देखिए अर्थ का रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरफेस तक का रेडियस क्या होता है, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का रेडियस 6400 किलोमीटर। अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का रेडियस 6400 किलोमीटर। लेकिन जब 6400 किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 6400 गुने 1000। क्या बात है, समझ में आ रहा है ना। अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का रेडियस 6400 किलोमीटर, पर मीटर में बदलने के लिए 1000 से मैंने गुना करा। कितने होंगे, 3 0 इधर और 2 5, यानी कितने हो जाएंगे, 64 गुने 10⁵ मीटर। और स्मॉल एम का मतलब, स्मॉल ये ऐसे लिखो, मास ऑफ द स्मॉल बॉडी। कोई प्रॉब्लम। चलिए यहां तो पहले स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से, ताकि हमें जगह मिल जाए, आसानी से हम बता सके, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F बराबर Gm1m2/r²। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F बराबर Gm1m2/r²। तो F यहां पे होंगे, G होंगे, बस m1 के जगह पे कैपिटल M, m2 के जगह पे क्या था, स्मॉल m, और जहां पे डिस्टेंस r है, इस डिस्टेंस r के जगह पे स्मॉल r नहीं बल्कि कैपिटल R का होल स्क्वायर है।
क्या यहाँ पे आपको दिक्कत हुई है क्या? आपने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा था, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। G रहा, बस m1 के जगह पे कैपिटल M, m2 के जगह पे स्मॉल m। और सर पहले था कि ये m1 m2 बीच का डिस्टेंस r था, पर आज कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का डिस्टेंस r है, इसलिए स्मॉल r की जगह पे क्या लिखा? कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर फॉर्मूला ma, ये निकालोगे फोर्स अपॉन मास। क्या मेरे बातें समझ में आ रहे हैं आपको? इन केस ऑफ ग्रेविटी तो a की जगह g F बाई m, तो g बराबर क्या हो जाएंगे? F, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला F, तो F बराबर फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, है ना? क्या ये समझ में आया ना? न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला फोर्स बराबर मास इंटू स्केलरेशन निकालोगे फोर्स अपॉन मास। फोर्स का वैल्यू सर मैंने यहां पे निकाल रखा था, पुट करा, और बटा में अभी भी क्या है? फोर्स की जगह तो ये पूरा फॉर्मूला, लेकिन बटा में अभी भी m है, तो m से m खत्म। तो एक बात है, मुझे बताइए आपको फॉर्मूला क्या मिले? G बराबर gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर। क्या इतना बातें आपको समझ में आए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया? G बराबर gm बाई आर स्क्वायर, G बराबर gm बाई आर स्क्वायर, है ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला G बराबर gm बाई आर स्क्वायर, G बराबर gm बाई आर स्क्वायर, भूलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना? क्या था फॉर्मूला? रिपीट करेंगे मेरे साथ, G बराबर gm बाई आर स्क्वायर। एक बातें हमको बताइए, कैपिटल G का वैल्यू हम बताए थे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और अर्थ का मास अभी हम लेट करके लिखे थे 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और अर्थ का रेडियस मीटर में कितना होता है? 64 गुने 10 के पावर 5 का होल स्क्वायर। तो G बराबर क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 6.67 इंटू 6 -11 प्लस 24, क्योंकि बेस सेम होता पावर जुटता है ना, तो -11 प्लस 24 इंटू यानी कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 13 प्लस 13, मैंने से 11 में 24 घटाइएगा तो प्लस 13 आ जाएंगे, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 64 गुना 64 और 5 दूना 10, जब भी बेस का पावर होता होल होता तो गुना हो जाता, 5 दूना 10, है ना? तो अरेंज कीजिए, G बराबर 667 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 13 प्लस 10 ऊपर जाएगा -10, प्लस 10 ऊपर जाएगा -10, है ना? प्लस 10 ऊपर चला गया -10, और ये हो जाएगा 64 इंटू 64, और कितने अंक के बाद पॉइंट हटाया? 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 100। तो G बराबर कितने हो जाएंगे? 667 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे 64 इंटू 100। क्या G बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 667 इंटू 6 इंटू, है ना? 10 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो, तोड़ दिया, सीधा लिख दिया 3 जीरो, तो 64 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो G बराबर क्या मिलेगा? 667 इंटू 6 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64, क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 32 दूना 64, 3 दूना 6, 32 दूना 64। आप अपने से भी काट सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ही कैलकुलेशन हो, आप खुद से भी कैलकुलेशन करना। तो G बराबर क्या मिले? 667 इंटू 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 32,
है ना। आप इसे सॉल्व कर लेना, है ना। तो जी बराबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो जी बराबर आपको 9.77 समथिंग मिलेंगे, यानी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। कोई प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, अर्थ का सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। देखिए ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ, नॉट में लिखेंगे, नॉट में कि द वैल्यू ऑफ acceleration due to the value of acceleration due to gravity depends upon following factors। कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेविटी डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? दूसरा डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ध्यान रखिएगा, मास, ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन द वैल्यू ऑफ acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ acceleration ड्यू टू ग्रेविटी do not depends upon mass of the small body। क्या बातें आपको समझ में आ रहे हैं? ग्रेविटी किन चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द स्मॉल बॉडी। मास ऑफ द स्मॉल बॉडी पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता है। स्क्रीनशॉट करेंगे। क्या हो गया? चलिए एक सवाल लिखेंगे, इसी ग्रेविटी से एक सवाल लिखेंगे, नेट में पूछे गए सवाल हैं। सवाल ये थे कि व्हाट will be the formula of mass in terms small g, capital G and R, है ना। ऑप्शन था ए बराबर कि जी आर स्क्वायर बाई जी, बी था जी बाई जी आर स्क्वायर। नीड में पूछे गए सवाल है, नीड में पूछे गए सवाल है, हलवा है हलवा। और डी ऑप्शन सर आगे पीछे हो सकते हैं, हल्का थोड़ा इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। चलिए वीडियो को रोकेंगे और कोशिश करेंगे क्या हो सकते हैं इसके आंसर, क्या इसका हो सकते हैं आंसर। आंसर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले हिंट कर रखा है कि ये ग्रेविटी का से रिलेटेड है। तो जी बराबर फॉर्मूला ही होता है जीएम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप एम निकालोगे तो क्रॉस मल्टीपल जी आर स्क्वायर बाई जी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे मेरे, जी स्क्वायर बाई जी। क्या कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी क्या होते हैं, मैंने ये देख लिया। अब जानेंगे कि अर्थ के एबव सरफेस पे ग्रेविटी क्या होते हैं और अर्थ के बिलो सरफेस पे ग्रेविटी क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।